नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है। नई तैयारी, अब किसकी बारी। दमोह उपचुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी में कलह देखी जा रही। कलह की वजह यही है कि सीनियर लीडर अब एक होते दिखाई दे रहे हैं। चाहे हम बात करें जयंत मलैया की, जयंत मलैया के खिलाफ जैसे ही संगठन की तरफ से कार्रवाई की गई, उसके बाद से लगातार, चाहे हम बात करें अजय बिश्नोई की, हिम्मत कोठारी, कुसुम महदले, तमाम ऐसे लीडर जो पहले तो मंत्री रहे हैं लेकिन वर्तमान में मंत्री नहीं है और कहीं ना कहीं चाह भी रही है इस बात की। हालांकि दो नेता तो ऐसे हैं जो चुनाव हारे और उसके बाद से बाहर भी हो गए, चाहे हिम्मत कोठारी की बात करें या कुसुम महदले की, दोनों को टिकट ही नहीं मिला। लेकिन ट्वीट पर ट्वीट दिखाई दे रहे हैं। अजय बिश्नोई अपनी बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हिम्मत कोठारी भी साथ खड़े हो गए हैं, कुसुम महदले भी साथ खड़े हो गई हैं। यानी साफ है कि एक तरह से बगावत के सुर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अलग संगठन है। यह अनुशासनहीनता बिल्कुल भी नहीं चलती है। अनुशासन में रहना होता है। बड़े से बड़े नेताओं को हमने दरकिनार होते देखा है, बड़े से बड़े नेताओं पर कार्रवाई होते देखा है। उसमें उमा भारती भी नहीं रही, एक दौर ऐसा रहा है, चाहे प्रहलाद पटेल हो, उमा भारती, ऐसे तमाम नेता, तमाम लीडर्स हमने देखे हैं जब लंबा इंतजार करना पड़ा पार्टी में वापस आने के लिए। लेकिन एक बार सुर तेज हुए, यदि सीनियर लीडर्स के सुर तेज हुए हैं तो फिर संगठन भी उसी तैयारी में है। नई तैयारी, अब किसकी बारी, यानी कौन जाएगा बाहर। पर जैसे ही बात चली है, जैसे ही कार्रवाई हुई है, तो जयंत मलैया ने क्या कहा और उसके बाद किस तरह की राजनीति गरमाई, इस पर हम बात करेंगे। सुन लेते हैं जयंत मलैया। मैं भी 7 चुनाव जीतने के बाद पिछला चुनाव श्री राहुल सिंह से 790 वोट से हार गया। हालांकि मेरे पास तो बताने को वैध कारण भी है कि आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण जी कुसमरिया खड़े हो गए, हमारे सांसद रहे हैं 5 बार और उनको 1100 से ज़्यादा वोट मिल गया और मैं 790 वोट से हार गया। परंतु मैंने तब भी किसी को इसके लिए नहीं कहा। मैंने अपनी हार स्वीकार की और बस कहा कि भाई जनता की सेवा करते रहेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के तो बहुत नेता हैं शहर में, हम भी यहाँ रहते हैं। आदरणीय प्रहलाद पटेल जी का भी घर है यहाँ, हमारे सांसद हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी का भी घर है यहाँ पर है। नगर के मंडल अध्यक्षों के भी घर है यहाँ। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महोदया का भी घर है यहाँ। सबके वार्डों में हारे। तो इसमें किसी एक को सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने मेरा नाम लिया है। उनको लगा कि हो सकता है हम सॉफ्ट टारगेट हों, पार्टी कुछ पूछेगी मुझसे तो मैं जवाब दूंगा, नहीं तो फिर मुझे जो निर्णय लेना होगा मैं अपना निर्णय लूंगा। चलिए, तो आखिरकार जयंत मलैया ने कह दिया कि फिर मुझे जो निर्णय लेना होगा। अब निर्णय तो जयंत मलैया जी आप भी लेंगे और निर्णय तो अब संगठन भी लेने की तैयारी में ले ही दिया, क्योंकि सिद्धार्थ को निष्कासित किया, पार्टी से निलंबित किया है और जयंत मलैया जी को कारण बताओ नोटिस दिया। लेकिन इसके बाद ही तो बवाल खड़ा दिखाई दे रहा है। पर बीजेपी है, यहां बिल्कुल भी नहीं चलता है। अनुशासन में रहना था। जो अनुशासनहीनता करता है, जिसे बीजेपी अनुशासनहीनता के उसमें कहती कि आप बाहर बयानबाजी ना करें, पार्टी के खिलाफ ना बोले, जो बोलना है एक फोरम है उस पर आकर बोले। और यदि ऐसा होता है तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहे, जो अभी तक दिखाई दिया। मेरे साथ आमिर जुड़ा है, हमारे संवाददाता, आमिर से बात करते हैं। आमिर, क्या कहेंगे, बीजेपी के भीतर दमोह के बाद से खलबली तो है, लेकिन बीजेपी ही एक ऐसा संगठन है जहां संगठन के जो अनुशासनहीनता का डंडा है उससे लोग डरते हैं और ये कहा जाता है कि जो अनुशासन में नहीं रहेगा उसको रास्ता भी बाहर का दिखाया जाता है। देखिए, ये सच जरूर है कि जब से दमोह चुनाव के परिणाम आए तब से अब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के एक बगावती सुर जरूर सुनाई देने लगे हैं। क्योंकि जब परिणाम आए दमोह उपचुनाव के, तो सीधे तौर पर जो बीजेपी के प्रत्याशी थे राहुल लोधी, उन्होंने हार का ठीकरा सीधे तौर पर मलैया परिवार पर फोड़ा था। और मलैया परिवार यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और अभी हाल ही में पूर्व चुनाव हार के पूर्व विधायक हुए जयंत मलैया को इस हार का दोषी बताया था। और उसके बाद में फिर संगठन की ओर से भी
एक बड़ी कार्रवाई की गई। उनके बेटे को जो है पार्टी से निष्कासित किया गया, 5 मंडल अध्यक्षों को निष्कासित किया गया, जयंत मलैया को जो है नोटिस दिया गया और जवाब तलब किया गया संगठन की ओर से, क्योंकि संगठन का साफ कहना है कि बीजेपी अनुशासन का संगठन है और अनुशासनहीनता किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसके बाद में फिर अजय बिश्नोई पूर्व मंत्री है, वो भी पक्ष में आए। अजय और कुसुम मेहदेले पूर्व मंत्री, उन्होंने भी ट्वीट करके ये कहा जा सकता है कि एक पक्ष लिया उनका कि इस तरह से जो है वरिष्ठ नेताओं पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, या फिर देखने को मिला था कि बीजेपी के ही कार्यशैली पे इनके सवाल उठते हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार को लेकर भी अजय बिश्नोई के तमाम तरह के ट्वीट होते हैं जिस पर तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आती है और यही कहा जाता है कि बगावती सुर जो है वो सुनाई देते हैं। इसको लेकर अब संगठन वो है कहा जा सकता है कि एक सख्त नजर आ रहा है। ऐसे जो है अनुशासनहीनता करने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अब दरकिनार किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी का यही कहना है कि पार्टी ने इनको बहुत कुछ दिया है, यहां तक पहुंचाया है, सरकार रहते हुए मंत्री तक बनाया है। ऐसे में अब इनके अनुशासनहीनता वाले बयान जो सामने आते हैं वो जरूर पार्टी की छवि को खराब करते हैं। इसलिए अब युवाओं को मौका पार्टी देगी, युवाओं को आगे आने का मौका देगी, नई पीढ़ी को मौका देगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई क्षेत्रों में जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वही लंबे समय तक चुनाव लड़ते हैं। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आमिर। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ गए, आपका धन्यवाद। और मेरे साथ इस वक्त अजय बिश्नोई जी जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री है, वर्तमान में विधायक है, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर है। और साथ ही पीसी शर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री है, विधायक हैं। और प्रकाश हिंदुस्तानी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। अजय बिश्नोई साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये जो चीजें दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी के भीतर, एक तो ये कि अभी ताजे जो चुनाव परिणाम आए, चाहे बात दमोह की करें, अन्य परिणामों की बात करें, तो कई तरह की बातें इस समय सोशल मीडिया पर बाकी जगह दिखाई दे रही, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप भी कर रहे हैं। ऐसा है कि संक्रमण काल है, संक्रमण काल में कुछ बातें ज्यादा होती हैं और कुछ बातें जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं। तो अभी संक्रमण काल में इन जरूरत से ज्यादा बातों को झेलना भी पड़ेगा और संभालना भी पड़ेगा। जी, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी अपने आप में काफी चुस्त दुरुस्त पार्टी है, वो इन सब चीजों को संभाल लेगी। जी, ये संक्रमण, एक दो तरह के संक्रमण दिखाई दे रहा है इस समय। एक कोरोना का संक्रमण है और संक्रमण में क्या दूसरा संक्रमण भी दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी कोरोना के संक्रमण से कोई इससे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बात ठीक है कि इस समय सारी व्यस्तता और सारा ध्यान पार्टी का हो या संगठन का हो या सरकार का हो, कोरोना से निपटने को लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता को उस काम में लगाया हुआ है। ग्राम पंचायत तक का कार्यकर्ता जो है काम इस विषय में जुटा हुआ है। और भाजपा अपने सेवा अभियान भी चला रही है। तो ये सब चीजें अपनी चल रही हैं और चलती रहेंगी। और जब ध्यान दूसरी तरफ रहता है तब राजनीतिक गतिविधियों का तब ध्यान कम जाता है। राजनीतिक गतिविधियां चुनाव के साथ साथ खत्म हो गई। चुनाव के जो परिणाम सामने आना थे आ गए। चुनाव के परिणाम आने के बाद जो छोटी मोटी चीचालेदारी होती है या हारने के बाद में, वो भी हमारी हो रही है और हो गई है। परंतु अब उसके बाद में ध्यान सारा का सारा सरकार और संगठन का कोरोना से निपटने पर लगा हुआ है। मैं नहीं समझता हूँ कि आज की तारीख में और कोई चीज आज की तारीख में पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन बिश्नोई साहब, ऐसी चर्चाएं भी आ रही है, चर्चाएं है, चलती रहती है, हम लोग भी चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि आप जैसे लोग जब बैठे हैं आपसे चर्चा होती है। सवाल यह भी है कि नए लोगों को पार्टी ने बहुत मौका दिया है। वर्तमान में आप देखिए, बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष है, और जब नई टीम बनी तो जिला अध्यक्ष से लेकर बाकी सब जगह नए लोगों को स्थान मिला। आप जैसे लोग थे वो वहां कहीं पीछे छूटे। जयंत मलैया जी पर अब आरोप है और उन्हें बाहर का रास्ता तो नहीं कहेंगे, लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर उनके बेटे पर निलंबन की कार्रवाई हुई। तो क्या बीजेपी संगठन में ये सब उचित है, जैसा आप लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं? देखिए, उचित और अनुचित कहने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ जी। एक सामान्य सी बात कहता हूँ, नयों को स्थान और पुरानों को सम्मान। इसका बैलेंस बिगड़ेगा तो पार्टी बिगड़ जाएगी। ये पार्टी का बैलेंस को बिगड़ने नहीं देना, ये पार्टी के नेताओं का काम है, उनकी जवाबदारी है। अब वो चाहे नया आदमी अध्यक्ष बना हो चाहे पुराने लोग हों, एक संगठन की परंपरा है, परिपाटी है, वो हमारे यहाँ काम करती है। ये बैलेंस थोड़ा सा दमों के मामले में बिगड़ा है, इसके कारण नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। इसके कारण इस पर बहस हो रही है। बहुत सी जगह पर बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं। उस कार्रवाइयों के बाद में समय के साथ साथ चीजें सुधरती चली गई। कुछ कार्रवाइयां वापस हो गई तो कुछ कार्रवाइयां परमानेंट हो गई, तो लोग यहाँ से निकल गए। परंतु ये दो चीज के बीच में यदि बैलेंस नहीं बना, जैसा मैंने कहा ना, अभी ये सब कुछ जो हो गया है वो नया वर्सेस पुराना हो गया है। राहुल वर्सेस अपने जयंत मलैया नहीं है। जो राहुल आज की तारीख में नया है, बाहर से आया हुआ है, जयंत पुराने हैं।
तो ये नया वर्सेस पुराना युद्ध होता जा रहा है। उसके कारण बहुत से पुराने लोगों को मन में व्यथा हुई, इसलिए बहुत से पुराने लोगों ने अपनी आवाज भी उठाई। जी 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 इस जी तरह तो ये नया वर्सेस पुराना नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो न सिर्फ पुराने लोग व्यथित होंगे, उसके कारण पार्टी को नुकसान होगा, परंतु पुराने लोगों का अपमान होते हुए देख के नए लोग भी जो उत्साह के साथ पार्टी में जुड़ते हैं, वो भी शायद जुड़ने से स्वीकार नहीं करेंगे। उनको भी अपना भविष्य खतरे में नजर है। जी हाँ, क्योंकि पुराने तो वो भी होंगे एक दिन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पीसी शर्मा साहब जुड़े। पीसी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हालांकि बात भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं, लेकिन आप लोग से भी जब बात करते तो आप सवाल खड़े कर ही देते हैं। बताइए। जी जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि कुछ सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें जयंत मलैया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि संगठन में जो है अभी ठीक नहीं कहा जा सकता, एक संक्रमण है एक तरीके से। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? हालांकि ये संगठन भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही, पर जब आप लोग से बात करते तो जवाब आपके भी आते हैं अलग अलग तरीके से। अजय बिश्नोई जी बड़े वरिष्ठ बीजेपी के नेता है और मध्य प्रदेश के नेता है, और बहुत तरीके और सलीके से उन्होंने सब बात कर दी कि संक्रमण है एक समय भारतीय जनता पार्टी में। यह अलग है कि कोरोना संक्रमण भी है। और दूसरा जो टिप्स उन्होंने किया था कि भाई दमोह में जो कुछ भी हुआ उसके लिए जयंत मलैया जिम्मेदार है। तो जिन लोगों ने टिकट बांटी और जो उसका संचालन कर रहे थे वो भी जिम्मेदार बराबरी से है। तो ये चीजें प्रज्वलित हो गई है। जैसे ही जब बिश्नोई जी ने वो किया ट्वीट, उसके बाद कोठारी जी, मैडम मंदिर, ये सब ने जो है इन सब चीजों को उठाया। और ये एक तरह से मैं कहूँगा ये वही स्थिति है कि किसी दूसरे के घर में आग लगाओगे, आपका घर भी बगल में है तो उसमें जो आग तो लगेगी जलेगी। ये सब वो है जो तो राहुल लोधी जो ये कहता था कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी जाऊंगा, लेकिन मेरी जो आने वाली औलादें हैं वो हमको गद्दार और माफ नहीं करेंगी वगैरह वगैरह, वो हुआ क्योंकि सब लंबी सौदेबाजी हुई। इसके पहले वो 20-22 लोगों को लिया, वो हुआ। तो ये जो आग लगाई कांग्रेस के घर में, तो उसका अब उसका असरात जो है वहाँ फैल रहा है। अच्छा, इन सब चीजों में लगे रहे तो संक्रमण जो कोरोना के लिए जो तैयारी करना चाहिए, ऑक्सीजन दुनिया भर की, इंजेक्शन और सब व्यवस्थाएं, वो नहीं कर पाए। 1 साल मिला पूरा लेकिन नहीं कर पाए, फेल हो गए। तो ये डबल संक्रमण में है इस समय भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार। और ये इसके रिजल्ट आने वाले समय में आपको दमों की तरह प्रज्वलित होते हुए दिखेंगे। और ये तो अब नेशनल आपके लिए रिजल्ट सुकून भरे होंगे जी? आपके लिए, कांग्रेस के लिए रिजल्ट सुकून भरे होंगे दमोह की तरह? नहीं, देखिए दमोह में तो क्या हुआ कि कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता लगा रहा। हमारा मंत्री जो इंचार्ज था और शहीद एक तरह से हो गए वहाँ पे। तो ये कांग्रेस के निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता लगे रहे और लोगों को भी था, कांग्रेसियों में, इस व्यक्ति को जिसको हमने जिताया और वहाँ की जनता ने कि 5 साल के लिए चुना था, वो 2 साल में छोड़ के भाग गया पैसों के लिए, पावर के लिए। अभी मंत्री है, इसको हटा देना चाहिए तुरंत। और मैं मंत्री रहा हूँ ये 15 महीनों में कभी नहीं आया किस चीज के लिए। वहाँ जो एक फेमस शिव जी का मंदिर है उसके लिए 7.5 लाख रुपए दिए, लेकिन इससे कभी नहीं उठाई बात की भैया ये दे दो, शिवरात्रि के लिए हमने दिए थे। तो ये एक बहुत ही इसको कहना चाहिए बिल्कुल बद से बदतर जनप्रतिनिधि रहे। तो लोगों ने समझ लिया कि ये व्यक्ति जो है, ठीक कहा मलैया जी ने कि भाई ये जनता ही खिलाफ हो गई, हम क्या करेंगे, सभी वार्ड हार गए। और कमलनाथ जी ने भी सही कहा कि अगर मलैया जी 17,000 वोटों से कांग्रेस को हरा सकते हैं तो मुख्यमंत्री उनको होना चाहिए। सीनियर आदमी है, वित्त मंत्री भी रहे, ठाकुर शिवराज जी बैठे हुए। तो ये सब चीजें चल रही हैं और मैं समझता हूँ कि संक्रमण इस समय प्रदेश में कोरोना से भी है और भारतीय जनता पार्टी में। चलिए मैं लौट रहा हूँ, आप बने रहिएगा। आप प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप दोनों को सुन रहे होंगे, बहुत ही सीनियर लीडर है, मेरे साथ जुड़े हैं, अजय बिश्नोई जी भी जुड़े हैं और दूसरी तरफ पीसी शर्मा जी। दोनों अपने अपने संगठन को समझते हैं, पर ये जो संक्रमण काल है, 2 तरह के संक्रमण दिखाई दे रहा है। एक तो वो कोरोना का जिससे आप और हम सभी जूझ रहे हैं, पर बीजेपी के अंदर भी क्या ये सब दिखाई दे रहा है जो आगे चिंता बढ़ाने वाला होगा? या बीजेपी जिस तरह से काम करती रही,
अब बीजेपी उस तरफ बढ़ रही, कहा जा रहा है कि नए लोगों को मौका मिलेगा और पुराने को पहले भी, हालांकि हमने केंद्र से लेकर आज तक देखा है कि मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता। मनोज जी, जिस तरह बीजेपी का संगठन काम कर रहा है वो चमत्कारिक घोषणाओं के लिए जाना जाता है। जो निष्ठावान लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ थोड़ी चीज दे दे कि न्यूज बन जाए। जैसे दिल्ली में हर्षवर्धन अच्छा काम कर रहे थे बीजेपी के, ये अच्छी ताकत थे, लेकिन एन मौके पे किरण बेदी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। भोपाल में आलोक संजय अच्छे लोकप्रिय सांसद थे, खूब काम कर रहे थे, लोगों को शिकायतें भी कम थी, लेकिन साध्वी प्रज्ञा को ला दिया। तो बीजेपी को दमोह में राहुल सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाने की जरूरत कतई नहीं थी, और न राहुल सिंह लोधी को इंटरटेन करने की आवश्यकता थी उनको, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की बन चुकी थी। लेकिन बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं या प्रदेश के नेता हैं जो उम्मीदवार तय करते हैं, उन्हें लगता है कि जो शैली अमित शाह की है दिल्ली में, वही शैली हम भी मध्य प्रदेश में अपनाएं और ऐसे चमत्कारिक तुरंत घोषणाएं करें कि लोग चमत्कृत हो जाए और कहे वाह। दूसरा मुगालता उनको ये कि हम बीजेपी हैं, हम तो किसी को भी, एक गाय को या बैल को भी उम्मीदवार बना देंगे तो जीत जाएंगे। तो ये भ्रम भी उनको था जिसकी जरूरत उन्हें कतई नहीं थी। अब राहुल लोधी अपने गांव में ही नहीं जीत पाए, अपने बूथ पे नहीं जीत पाए, जिला बीजेपी के अध्यक्ष के बूथ पे नहीं जीत पाए, नगर पालिका अध्यक्ष के बूथ पे नहीं जीत पाए, यहाँ तक कि सांसद प्रहलाद पटेल जो डटे रहे पूरे टाइम, उनके वार्ड में भी, जो उनका दमोह निवास, उस वार्ड में भी वो हार गए। यानी बीजेपी का सुपड़ा साफ ऐसे हुआ। तो इसमें सोचना चाहिए बीजेपी के नेताओं को कि जो व्यक्ति लगातार 6 चुनाव जीत चुका है, 27, उस पर उन्हें भरोसा नहीं था, और एक ऐसे व्यक्ति का भरोसा था जो हाल ही में आया है। तो ये बड़ी विचित्र बात है, और ये बताता है कि बीजेपी का कल्चर किस तरह रहा है और आरएसएस की शैली जिस तरह है। जी जी, जैसे आरएसएस में किसी को भी कोई भी पद दे दिया जाता है, कोई भी नियुक्ति कर दी जाती है, लोकतांत्रिक संगठन है नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है राहुल लोधी आए, इनको बना दिया जाए ताकि चमत्कार होगा, लोग बात करेंगे क्या होगा जयंत मलिया का और जयंत मलिया परिवार। अब इसके पीछे एक और कारण है, वो पूरा जो बेल्ट है बुंदेलखंड का, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सागर, दमोह, इस पूरे बेल्ट में लोधी समाज का वर्चस्व है। और एक गुट ऐसा है वहाँ बीजेपी का जो लोधी लैंड कहा जा सकता है। उन्हें लगता है कि हमारे ही लोग हो, जिला बीजेपी अध्यक्ष हो तो हमारा हो, नगर पालिका अध्यक्ष हो तो हमारा हो, आरएसएस का प्रमुख हो तो हमारे समुदाय का हो, सांसद हो तो हमारे समुदाय का हो, तो हम ही लोग रहें। और इसके पीछे वहाँ के स्थानीय नेताओं की महत्वाकांक्षाएं, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो बीजेपी उसका लाभ भुगत रही है। और दूसरी बात यह कि जो कार्रवाई की है, अब बीजेपी के नेताओं में हिम्मत नहीं है कि वो जयंत मलिया जी को निकाल के बाहर कर दें, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका असर बहुत बुरा होगा। यूं ही कुसुम महदेले, अजय बिश्नोई जी, हिम्मत कोठारी जी, विजेंद्र सिंह सिसोदिया जी, काफी लोग उनके साथ आ चुके हैं। भले ही खुल के बीजेपी में कोई नहीं बोलेगा, अभी भी अजय बिश्नोई जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके मन की बात वो खुद जानते होंगे। उन्होंने जो ट्वीट किया है, तो जिसने उम्मीदवार बनाया है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप पुराने विधायक थे, आपकी जिम्मेदारी। तो बड़ी विचित्र स्थिति है। जी जी, चलिए बिल्कुल, अजय बिश्नोई जी मेरे साथ जुड़े हैं। बिश्नोई साहब, क्या ये माना जाए कि जिस तरह का एक परिवर्तन देखने को मिला है केंद्र से लेके राज्य तक, एक तो जिस सरकार को चुना गया 5 साल के लिए, वो 5 साल ना रहते हुए हट गई सिर्फ इसलिए कि उनके अंदर एक बगावत के सुर देखने को मिले और उसका लाभ बीजेपी को मिल गया, लेकिन क्या उसके बाद भी बीजेपी को ये लग रहा है कि एक नई परिपाटी खड़ी कर दी जाए और यही मुश्किल बन रहा है आप सबके लिए? जैसे बीजेपी की परिपाटी क्या होगी और वो क्या खड़ी कर रहे हैं, इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज की तारीख में संगठन के कोई सूत्र मेरे हाथ में नहीं है, कोई रणनीति निर्धारक मैं नहीं हूँ। पर जो दिख रहा है, अपन ने तो सिर्फ दमोह की चर्चा करी, तो दमोह में हम नगर के अंदर हारे, पूरी तरीके से हारे, गांव में भी हारे, 39 वार्ड में से 38 वार्ड हार गए, सिर्फ 1 वार्ड जीते। तो भैया वो जिसने जिस वार्ड जीते हैं उसका तो सम्मान कर दो। पर 39 वार्ड में क्या सिर्फ जयंत मलिया और उनके परिवार की ड्यूटी लगी थी? पार्टी के जो 20-22 मंत्री और 50 विधायक और अनेकों संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष लगे थे, क्या उनकी ड्यूटी नहीं 3 वार्डों को जिताने की? उन सबको अपनी जवाबदारी लेना चाहिए और इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि सबको इन्हें मेहनत की, 50 विधायकों ने भी करी और 22 मंत्रियों ने भी करी, मुख्यमंत्री ने भी करी और प्रदेश अध्यक्ष ने भी करी, उसमें जयंत मलिया और उनके लड़कों ने भी मेहनत करी, परंतु जनता को नहीं समझा पाए कि भाई राहुल को तो वोट दे दो।
राहुल लोधी को वोट देने जनता तैयार नहीं थी, इसलिए ना तो मुख्यमंत्री सफल हुए, ना प्रदेश अध्यक्ष सफल हुए, ना जयंत मलैया सफल हुए, ना बाकी विधायक और मंत्री और संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सफल हुए। तो सब जो है विफलता सबकी है, तो सबकी विफलता का दोष किसी एक के साथ पर मारना ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इस बात को प्रदेश अध्यक्ष से भी कहा है और मुख्यमंत्री जी से भी कहा है कि ये काम तरीका ठीक नहीं है और जयंत मलैया को ससम्मान इस बात के लिए दोष मुक्त करना चाहिए। जी जी। और आने वाले दिनों में दुर्भाग्य बस चूंकि सीटें खाली हुई है, चुनाव भी होंगे, तो क्या उससे पहले एक बार विचार करना चाहिए? देखिए, उसके पहले करें बाद में करें, ये तो पार्टी की मर्जी है, चुनाव तो बहुत दूर है। जी जी। सीटें खाली हुई हैं आज से, तो चुनाव 2 महीने बाद होंगे, 6 महीने बाद होंगे, कोरोना के कारण और उससे आगे बढ़ जाएंगे, हमें नहीं मालूम। परंतु हाँ, ये बात तय है कि उन चुनाव पे भी इस बात का असर तो पड़ेगा। काम करने वाले लोग हैं जिनको जवाबदारियां दी जाएंगी, वो भी जवाबदारियां का निर्वहन करते समय आगे पीछे सोचेंगे कि हम जवाबदारी लें कि न लें, कल को ये हमारे सर पे तो नहीं आ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए ये सब के चीजों के परिणाम वहां तक जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए पार्टी को हमेशा जो भी कदम उठाना चाहिए उसको समझ के विवेकपूर्ण कदम उठाना चाहिए, और कम से कम ये बिल्कुल ही नया और बहुत पुराने के बीच के अंतर को तो अच्छे तरीके से समझ करना। जी, लेकिन आप लगातार आगाह कर रहे हैं कई मुद्दों पर, कोरोना को लेकर भी आपके ट्वीट देखने को मिले हैं कुछ चीजें, तो क्या ये माना जाए कि जो चीजें ठीक ढंग से हो सकती है उस पर उतना ध्यान नहीं है? हमें नहीं मालूम, जैसे हम जब आगाह करने वाली बातचीत करते हैं जी, तो जी। कई बार ये हो सकता है कि हम जिस विषय आगाह कर रहे हैं उस विषय पर सरकार पहले से काम कर रही हो, पर मैं चूंकि सरकार में नहीं हूँ इसलिए मुझको नहीं पता है, पर मेरे को लगता है ये विषय महत्वपूर्ण है इसलिए मैं उस पर आगाह कर देता हूँ। जैसे ये ब्लैक फंगस का ही मामला है, ब्लैक फंगस के मामले पे मैंने लिखा भी और मुख्यमंत्री जी को फोन करके बताया भी, और मुख्यमंत्री जी उसी दिन जबलपुर आए तो जबलपुर के भी अपने वक्तव्य में मैंने ब्लैक फंगस को विस्तार से बताया कि किस प्रकार से इसको कंट्रोल करने की दिशा में क्या कदम उठाना चाहिए। अब उस पर मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नहीं, उनके ध्यान में ये बात ऑलरेडी है, और उसके बाद में अभी आज पढ़ने को मिला कि उन्होंने भोपाल जबलपुर में इसके लिए स्पेशल वार्ड बना भी दिए हैं। मेरा मानना है कि इससे ज्यादा वार्ड बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा है, तो हम जो विषय समझ में आया उस विषय में बोल दिया। अब आप ये कह सकते हैं आगाह कर दिया, और हो सकता है जिस विषय पे हम आगाह कर रहे हैं उस पर पहले से सरकार काम कर रही हो, पर फिर भी चूंकि मैं सरकार के बाहर हूँ मुझको नहीं पता है। मेरे को जो उचित लगता है, जैसे आज सुबह मुख्यमंत्री जी चर्चा की, उनको एक पत्र भी कल लिखा आएगा, एक विषय में आप कह सकते हैं फिर हमने आगाह किया। क्या विषय है? विषय यह है कि अनेकों जिलों में मूंग और उड़द की फसल पक के तैयार हुई है, उसको काटने के लिए मजदूर लगते हैं, हजारों मजदूर लगते हैं, और वो मजदूर हुए हैं गाड़ियों में खड़े होकर, लोडिंग गाड़ी में एक एक गाड़ी में 50-60 मजदूर खड़ा होकर इस गांव से उस गांव जाता है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, कोई मास्किंग पॉसिबल नहीं है, इससे कोरोना फैल सकता है। इसलिए किसान की फसल भी कट जाए, मजदूरों की कमाई भी हो जाए और कोरोना भी ना फैले, इस दिशा में कुछ प्रयत्न करने की जरूरत है। तो सुझाव भी दिया है, इस बारे में मुख्यमंत्री जी को बताया है, आप कह सकते हैं मैंने आगाह किया है। बिल्कुल। चलिए, जी जी, चलिए, ऐसा ही होता है जब काम करने वाले लोग होते हैं तो फिर कई जगह निगाहें जाती है, और खैर आपको अनुभव भी है। पीसी शर्मा जी, क्या ये माना जाए कि जिस तरह से आने वाले दिनों में जब भी होंगे, खैर अभी तो हम कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं, 3 सीटें खाली हो गई ऑलरेडी, एक लोकसभा की सीट खाली हो गई, उसके बीच बीजेपी के अंदर रार और तकरार सब दिखाई दे रही है, तो क्या कांग्रेस उस लाइन पर भी काम कर रही है? इसका जवाब तो अजय बिश्नोई जी ने दे दिया। जी जी। सब ऐसे ही चलता रहा तो जो जब भी चुनाव होंगे कोरोना की वजह से लेट हो, उसका सब असर पड़ेगा, लोग देखेंगे बीजेपी के अंदर। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अजय बिश्नोई जी समय बीजेपी में एक आगाह करने वाले और सुधारवादक नेता हो गए, और ये बिश्नोई हैं, और बिश्नोई समाज वो रहा है राजस्थान में जिसने पेड़ काटने के लिए चिपको आंदोलन किया था कि चिपक जाएंगे, जान दे देंगे, लेकिन तो ये उस तरह का वो है इनका कि जो सही बात को सही समय पे कह देना, ये इनकी उसमें ही है, जीन्स में है। और निश्चित तौर पर ये मैंने जैसे पहले कहा कि कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ी, और इस कोरोना में भी कोई राजनीति न करने का उन्होंने कहा है। और निश्चित तौर पर एक जिस चीज को, जैसे अब मामला ले लें इसका आयुष्मान योजना का, जब वो मुख्यमंत्री थे मार्च में, तब उसका आदेश कर दिया था कि आयुष्मान योजना में इलाज हो, और मुख्यमंत्री को 14 महीने बाद नजर आया वो। और अगर ये आयुष्मान योजना में शुरू से होते तो जो गरीबों के लाखों रुपए खर्च हो गए, लग गए, वो हो जाते। तो ये
विष्णु जी ने एक चीज उठाई थी, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में था, मौत के आंकड़े छुपा रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही थी, मौत के आंकड़े अगर पते लगेंगे तो लोग डरेंगे, तो वो छुपाने का काम सरकार ने पूरे टाइम किया। भोपाल जैसी जगह में 15 दिन में करीब 2500 से 3000 के बीच में लोगों की जान चली गई। तो ये जिनके परिजन चले गए, संक्रमण फैला, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, बेरोजगार हो गए, ये सब जो चीजें हैं ये निश्चित तौर पर फेल्योर है सरकार का। इन सब चीजों के भी असर पड़ेंगे। कांग्रेस का जो एक है, एकजुट है, जो कांग्रेस के अंदर जो था, जो कहना चाहिए जो भी गलत एलिमेंट, वो यहाँ से बाहर जा चुके हैं। अब तो लड़ाई बीजेपी के अंदर वो जो 20-25 हैं जिनको मंत्री और विधायक तो बना दिया है, और बाकी बीजेपी, इनमें ये चलती रहेगी जैसे अभी दमोह में चल रही, ये सब चलता रहेगा। और ये जो कोरोना है इसके से भी ठीक से लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। और निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि कांग्रेस इन सब इश्यूज के साथ, अपनी मजबूती के साथ कमलनाथ जी। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सवाल यही था, आपने सुना तो क्या ये जो सब चीजें दिखाई दे रही, इसका लाभ क्या कांग्रेस ले पाएगी? मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता अगर नहीं जागे तो लाभ कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि ये बात बीजेपी के नेताओं को, शीर्षस्थ नेताओं को समझ ले। अब भेड़ों का झुंड नहीं है कि आपने चाहे जिसको खड़ा कर, जिसको टिकट दे दिया और वो जीत जाए। गलती भोपाल में हो सकती है, कहीं और हो सकती है, क्योंकि भोपाल के लोग देख रहे हैं 70 दिन बाद आई हैं और केवल दिखावे का कार्यक्रम करी, बाकी जगह पे लोग जुटे हुए हैं, जनप्रतिनिधि जुटे हुए हैं। तो ये बात लोगों उनको समझ में आएगी नेतृत्व को, तो उनका दम्भ दूर होगा और वो सोच समझ कर देखेंगे कि कौन वास्तव में कार्य करता है, कौन सेवाभावी है, किसकी अगर बीजेपी ने ये नहीं किया तो कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा निश्चित। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, अजय बिश्नोई जी थे, साथ ही पीसी शर्मा जी और प्रकाश हिंदुस्तानी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुछ नया करती है और फिर एक बार नए करने की तैयारी है और पुराने लोगों को आउट करने की तैयारी। आउट का मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ने एक कार्यशैली तैयार की है, एक कार्य प्रणाली तैयार की है जिसमें पुराने लोगों को मार्गदर्शक मंडल में खड़ा कर दिया जाता है और बाकी जो नए लोग हैं उनको मौका मिल जाता है। पर सियासत में यही मजबूरी है और यही जरूरी भी है कि जब हम किसी नौकरी में पहुंचते हैं, सरकारी नौकरी में या किसी भी तरह की, तो रिटायरमेंट की उम्र 62 साल होती है। तो फिर राजनीति में क्यों नहीं? और यदि बीजेपी इस लाइन पर काम कर रही है तो ठीक है, लेकिन एक लाइन जरूर कहीं गड़बड़ दिखाई देती है कि जो लोग बाहर से आए उनको जगह मिलती रही, तो जो बीजेपी के लोग हैं वो क्या करेंगे? क्योंकि वो भी तो कार्यकर्ता है, छोटे कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक पहुंचता है। पर अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं। नई तैयारी, अब किसकी बारी? मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एनडी 24।